आगे कवि करण की बहन के रूम में जाकर पियानो बजाने लगती है। जब करण वहाँ पर आता है और कवि को पियानो बजाते हुए देखता है तो उसमें उसे अपनी बहन की झलक दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और अपना सारा गुस्सा जाकर कवि पर निकालता है, क्योंकि कवि बिना पूछे ही उसकी बहन के रूम में चली गई होती है, उसके लाख मना करने के बावजूद। तो यहाँ पर करण कवि पर बहुत ही गुस्सा करता है, तो कवि उसे बताती है कि वो बिना पूछे उस रूम में नहीं गई थी, बल्कि किसी ने उसे एक चीट भेजी थी और उसने कहा था कि मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब तुम्हारी बहन के रूम में ही मिलेगा और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे और चौन के बीच ऐसा क्या हुआ था जिससे तुम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तो करण कहता है बकवास करना बंद करो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि उस रूम में बिल्कुल भी मत जाना, कभी भी मत जाना, फिर भी तुम क्यों गई। तो कवि यहाँ पर करण को एक चिट देती है और कहती है मैं बिना पूछे नहीं गई थी, बल्कि मुझे ये चिट मिली थी इसलिए मैं गई थी, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। तो करण कहता है भले तुम्हें ये चिट मिली हो लेकिन तुम्हें उस रूम में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था, आखिरकार तुम वहाँ पर करने क्या गई थी। तो यहाँ पर कवि कहती है मैं तो बस ये पता लगाने के लिए गई थी कि तुम्हारे और चौन के बीच ऐसा क्या हुआ था जो तुम दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हो, मैं बस तुम दोनों के बीच की लड़ाई खत्म करना चाहती थी। तो करण कहता है तुम क्या कोई भगवान हो जो तुम्हारे आते ही हम दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाएगी, आखिरकार तुम अपने आप को समझती क्या हो जो तुम्हारे ये सब करने से हम दोनों के बीच की सारी मन मुटावे दूर हो जाएंगी। तो कवि कहती है मैं तो बस तुम दोनों की लड़ाई की वजह जानने की कोशिश कर रही थी, इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं था, प्लीज मुझ पर यकीन करो। तो करण कहता है तुम्हें पता है मुझे अपनी लाइफ में उन लोगों से ज्यादा नफरत होती है जो लोग वहाँ अपनी नाक घुसाते हैं जहाँ पर उनकी जरूरत भी नहीं होती, इसलिए अपनी लिमिट में रहो। तो कभी कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो करण कहता है तुमने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। आज के बाद तुम इस गाँव में खुलेआम नहीं घूमोगी बल्कि तुम इसी घर में रहोगी, और अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हें घर में बिठा दूंगा। और ये मत समझना कि मैं ये सारी बातें ऐसे ही कह रहा हूँ, अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो मैं तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। और करण ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी कवि करण की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से सैड हो जाती है। तो यहाँ पर सैंग कवि को कहता है तुमने अंकल की बहन के रूम में जाकर बहुत ही गलत काम किया है जिससे अंकल को बहुत ही हर्ट हुआ है, अगर तुम चाहती हो कि तुम अंकल को और हर्ट ना करो तो अंकल जैसा कहते हैं वैसा ही करो। और सैंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर करण अपनी बहन के रूम में जाता है और वहाँ जाकर अपनी बहन के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है, जिसे याद करके वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि करण अपनी बहन से बहुत ही प्यार करता था, उन्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखता था। और करण यही सारी बातें याद करके बहुत ही रोता है। दूसरी तरफ नच गांव में बच्चों को पढ़ा रही होती है कि तभी कुछ लुटेरे गांव पर हमला कर देते हैं और हर जगह फायरिंग करने लगते हैं और सारे घरों को जलाने लगते हैं। तो नच और कुआन वहाँ के सारे बच्चों को सेफली वहाँ से बाहर निकालती है ताकि वो सारे चोर उन लोगों को नुकसान ना पहुँचा सके। करण को जब पता चलता है कि गाँव पर हमला हुआ, ये बात जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे अपनी बड़ी बहन कुआन की फिक्र होने लगती है। तो वो जल्दी से गांव जाता है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। इधर कवि करण की वजह से घर से बाहर नहीं जा पा रही होती है और घर में बैठे बैठे बोर हो रही होती है कि तभी कवि को पता चलता है कि गांव पर हमला हुआ है और गांव के बहुत लोग घायल भी हुए हैं। तो यहाँ पर कवि तवान को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उन लोगों के इलाज करने में। तो तवान कहता है तुम्हें ये सब करना आता भी है या नहीं। तो कवि तवान को बताती है कि मैंने बहुत सारे वॉलेंटियर वाले काम किए हैं और ये काम मुझे बहुत ही अच्छे से आता है। तो तवान कहता है ये सब आता भी हो फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर बॉस को पता चल गया तो वो तो मेरी खटिया ही खड़ी कर देंगे। तो कवि कहती है तुम्हें उन लोगों की जान से ज्यादा अपने बॉस की ऑर्डर की पड़ी हुई है, अगर उन लोगों को कुछ हो गया तो तुम क्या उसकी जिम्मेदारी लोगे। तो यहाँ पर कवि तवान को इस तरह मैनिपुलेट करती है तो बेचारे तवान को कवि को अपने साथ गाँव ले जाना ही पड़ता है। इधर करण उन गुंडों को पकड़ने के लिए गाँव पहुँच जाता है और वहाँ जाकर उन गुंडों को खूब मारता है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है और वो वहाँ पर एक गुंडे को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ कवि गाँव आती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग घायल रहते हैं। तो यहाँ पर कवि सारे लोगों की हेल्प करती है और उनका इलाज करती है और उसके बाद बेचारी पूरी तरह से थक जाती है। तो यहाँ पर उसकी मुलाकात एक छोटे से बच्चे जॉय से होती है जो बहुत ही प्यारा होता है और वो कवि से बहुत ही प्यार से बात करता है। तो कवि को वो बच्चा बहुत ही प्यारा लगता है तो वो उसके साथ दोस्ती कर लेती है। दूसरी तरफ एक गुंडा क्वान और नच को जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर कवि आ जाती है और उन गुंडे से लड़कर उन लोगों की जान बचाती है। तो क्वान यहाँ पर कवि को थैंक्स कहती है क्योंकि उसे लगता है कि कवि बहुत ही प्यारी लड़की है और यहाँ पर क्वान कवि पर बहुत ही प्यार बरसाती है और नच भी, और ये दोनों कवि पर प्यार बरसाने का एक मौका भी नहीं छोड़ते और यहाँ पर कवि की खूब तारीफ करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सैंग आ जाता है और सैंग उन लोगों को बताता है कि आप लोग जिस लड़की की इतनी तारीफ कर रहे हैं वो लड़की कोई और नहीं बल्कि करण अंकल की वाइफ है। तो क्वान जैसे ये बात सुनती है कि कवि उसके छोटे भाई की बीवी है, ये बात जानते ही उसे बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और
नच तो ये बात सुनकर पूरी तरह से हिल जाती है, क्योंकि नच करण को पसंद करती है और उसका यही सपना था कि वो करण की वाइफ बने। लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि करण ने ऑलरेडी शादी कर ली है और कवि उसकी वाइफ है, ये बात जानकर तो उसे बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है। आगे क्वान कवि को खूब बुरा भला कहने लगती है और उसे कहती है, तुमने मेरे भाई को अपने हुस्न के जाल में फंसाया है ना, वरना मेरा भाई तुम जैसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करता। बताओ तुमने मेरे भाई पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो मेरे भाई ने बिना मुझसे पूछे तुमसे शादी कर ली। कि तभी वहाँ पर करण भी आ जाता है और वो कवि को जब घर से बाहर देखता है तो उसका गुस्सा सीधा कवि पर फूटता है और कहता है, तुम्हें घर से बाहर निकलने का परमिशन किसने दिया। तो कवि यहाँ पर करण को कुछ कहने ही वाली होती है, उससे पहले करण कहता है, मैं तुमसे इस बारे में घर जाकर बात करूंगा, अभी मुझे अपनी बहन से बात करनी है। और करण ये कहकर अपनी बहन से बात करने के लिए चला जाता है। तो बेचारी कवि करण के ऐसे रूप को देखकर पूरी तरह से डर जाती है और वो सेंग को कहती है कि सेंग अब मेरी अर्थी की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारा बॉस अब मुझे नहीं छोड़ेगा। आगे क्वान अपने भाई से पूछती है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो तुमने ऐसी लड़की से शादी कर ली। तो यहाँ पर करण क्वान को पूरी बात बताता है। तो क्वान कहती है, आखिरकार तुम्हें उस लड़की को यहाँ पर रखने की क्या जरूरत थी। क्या तुम भूल गए कि जॉन के अंकल ने हमारे साथ क्या किया था, और तुम ये सब जानते हुए भी उस लड़की को यहाँ पर रख रहे हो। क्या पता जॉन ने जानबूझकर उस लड़की को हमारे पास भेजा होगा ताकि वो हमसे बदला ले सके। तो करण कहता है, मैंने उस लड़की को यहाँ पर रहने की परमिशन इसलिए दी क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये लड़की जॉन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर जॉन ने हमारे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को मोहरा बनाकर उसे सबक सिखाऊंगा। इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जॉन हमें कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। तो क्वान कहती है, तुमने जो भी फैसला किया है उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इस लड़की की देख रेख करूंगी और ये मेरे अंडर काम करेगी। तो करण कहता है, ठीक है। आगे करण घर जाता है और वहाँ जाकर तवान को खूब मारता है, क्योंकि तवान की वजह से ही कवि घर से बाहर निकली हुई होती है। जब ये बात कवि को पता चलती है तो उसे करण पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो करण को कहती है, इन सब में तवान की कोई गलती नहीं है, मैंने तवान से जिद की थी कि वो मुझे बाहर लेकर जाए, अगर तुम्हें सजा देनी ही है तो मुझे दो, इसके बदले तुम मुझे मारो और अपनी सारी भड़ास निकाल लो। तो करण कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक लड़की हो तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता, मैं उन सारे लोगों को सजा देता हूँ जो गलत काम करते हैं। तो कवि कहते, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे ही मार लो। तो यहाँ पर करण को कवि पर गुस्सा तो आता है पर वो चाहकर भी कवि को नहीं मार पाता और वो कहता है, इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन ये बात अपने भेजे में डाल लो, अगर यहाँ पर किसी ने भी तुम्हारी हेल्प की तो और मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो उसकी सजा उसे मिलेगी, इसलिए अपनी जिद के चक्कर में किसी और की लाइफ को दांव पर मत लगाना। और यहाँ पर करण फिर से कवि को ढेर सारी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। आगे तवान करण को बताता है कि कवि ऐसे ही गाँव नहीं गई थी, बल्कि वो गाँव वालों की हेल्प करने के लिए गाँव गई थी और उन्होंने वहाँ के लोगों का बहुत ही अच्छे से इलाज भी किया। तो करण जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पर सेंग अपने अंकल को कहता है, अंकल आपने कवि के साथ बहुत ही रूडली बात, जबकि उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की, अगर वो सही टाइम पर उन गांव वालों का इलाज नहीं करती तो पता नहीं वो लोग इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। आपने कवि के साथ बहुत ही गलत किया है, इसलिए आपको कवि से माफी मांगनी चाहिए। और यहाँ पर तवान करण को ये भी बताता है कि कवि ने मुझे बताया था कि उसने अपनी पढ़ाई बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी से की है। तो करण ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में सारे अमीर घराने के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कवि उस यूनिवर्सिटी में कैसे गई। और यहाँ पर वो दोनों मिलकर करण को सिखाते हैं कि वो कवि से कैसे माफी मांगे। तो बेचारा करण बहुत ही कोशिश करता है कि वो स्माइल के साथ कवि से बात कर सके, पर उसकी स्माइल नेचुरल लगने के बजाय गधे जैसी लगती है, जिसे देखकर वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अगर करण इस तरह कवि से माफी मांगने जाएगा तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएगी। आगे करण कवि से बात करने के लिए जाता है तो कवि जैसे ही करण को देखती है तो वो उसके ऊपर कैंची तान देती है और कहती है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो करण कहता है, तुम्हें लगता है तुम इस मामूली सी कैंची से मेरा सामना कर लोगी और अपने आप को बचा लोगी। तो कवि कहती है, भले ये कैंची छोटी है लेकिन इससे मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहना। तो करण कहता है, चुपचाप कैंची नीचे रखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आगे बेचारा करण अपने घोड़े जैसे दांत को बाहर निकालकर कवि को थैंक यू कहता है। तो कवि जब करण का ऐसा रूप देखती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर करण हंसने के बजाय एक जोकर की तरह रिएक्ट कर रहा होता है, जिसे देखकर कवि के होश ही उड़ जाते हैं। तो कवि यहाँ पर कहती है, इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया, इसका मतलब अब मैं इस घर में और कैद होकर नहीं रहूंगी बल्कि बाहर घूमने जा सकती हूँ। तो करण कहता है, हाँ तुम जा सकती हो। तो कवि जैसे ये बात सुनती है कि करण ने उसके ऊपर से पहरेदारी हटा दी है, ये बात जानकर तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो करण के सामने ही झूम कर नाचने लगती है। तो करण जब कवि को इस तरह नाचते हुए देखता है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो कवि को इस तरह डांस करते हुए देखकर फाइनली हंसता है। तो कवि कहती है, तुम्हें अपनी लाइफ में इस तरह हंसना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आकर
कर नकली हंसी, क्योंकि अगर जब तक तुम अपने अंदर से खुश नहीं रहोगे तब तक तुम्हारे चेहरे पर भी हंसी नहीं आएगी। तो करण कहता है बकवास करना बंद करो, इस बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अगली बार अगर तुमने कोई भी गलती की तो याद रखना इतनी आसानी से तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। और हाँ, तुमने तवान को क्या बताया कि तुमने बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है जहाँ पर सिर्फ अमीर घराने के बच्चे ही पढ़ाई करते हैं, तुमने इतना बड़ा झूठ तवान से क्यों कहा? तो कवि कहती है मैंने कोई झूठ नहीं कहा, मैंने सच में उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। और यहाँ पर कवि करण के सामने इंग्लिश बोलकर ये साबित भी करती है कि उसने उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो करण जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो कवि कहती है मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, तुम मुझे इस तरह जज नहीं कर सकते। तो करण कहता है अगर तुम्हारी इतनी हाई प्रोफाइल है तो तुम फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस गाँव के बजाय कहीं और रहना चाहिए था। आज जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि आज के बाद तो तुम्हें रोना ही है, क्योंकि आज के बाद मेरी बहन के अंडर तुम्हें काम करना होगा और मेरी बहन तुम्हें जो कहेगी तुम्हें वही करना होगा। और अगर तुमने मेरी बहन की नाफरमानी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और करण ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर कुआन को कवि का इस घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो उसे खटक रही होती है। तो कुआन कहती उस कवि को क्या लगता है कि वो मेरे भाई के साथ रहेगी और मैं उसे चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगी? मैं उस कवि को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो खुद अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से दफा हो जाएगी। तो यहाँ पर नच कहती है लेकिन आंटी कवि मुझे इतनी भी बुरी नहीं लगती, वो मुझे दिल की अच्छी लगती है। तो यहाँ पर कुआन कहती है तुम हमेशा लोगों को उसके हुलिये से जज नहीं कर सकती, क्योंकि लोग हमेशा वो नहीं होते जैसा हम सोचते हैं और वो कभी भी इसी टाइप की लड़की है, इसलिए उस कवि से बचकर रहना और ना ही उसके साथ कोई हमदर्दी रखना, क्योंकि वो लड़की एक नंबर की धोखेबाज है और खासकर वो उस जॉन की रिलेटिव है जिसने हमारी दुनिया को उथल पुथल कर दिया है। तो यहाँ पर नच अपनी आंटी से पूछती है कि आखिरकार जॉन के अंकल और आपकी बहन के बीच ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से ये सारा रायता फैल गया है। तो यहाँ पर क्वान उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है तुम इस बारे में ना ही जानो तो ही बेहतर है। आगे क्वान कवि पर बहुत ही सख्ती बरतती है और उससे ढेर सारे काम करवाती है और उसे पूरे घर को साफ सफाई करने का ऑर्डर देती है। तो बेचारी कवि चुपचाप सारे घर की साफ सफाई करती है, वो भी बिंदास होकर, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे यहाँ के रूल को फॉलो करना ही होगा। आगे करण उस गुंडे से पूछताछ करने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार उसके चोरों का सरदार कौन है और वो कहाँ पर रहता है। तो वो गुंडा करण को कुछ भी नहीं बताता, उल्टा उसकी बेइज्जती करता है। तो करण कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती नहीं बरत सकता? लेकिन मैं तुम्हारे साथ बरतना नहीं चाहता, इसलिए चुपचाप अपना मुंह खोल दो इससे पहले कि मेरा पारा गर्म हो जाए। तो वो गुंडा कुछ भी नहीं बताता और करण को खाली हाथ ही वहाँ से जाना पड़ता है। आगे वो गुंडा मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलता। इधर कवि बाहर कपड़े धो रही होती है कि तभी उसकी नजर उस गुंडे पर पड़ जाती है। तो वो गुंडा कवि पर हमला कर देता है ताकि वो यहाँ से आराम से भाग सके। इधर करण नच से मिलता है तो यहाँ पर नच करण को देखकर बहुत ही खुश होती है, क्योंकि नच करण से बहुत ही प्यार करती है, पर करण उसे सिर्फ अपनी छोटी बहन समझता है। इसके अलावा उसके दिल में नच के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती। और यहाँ पर करण नच से बातें कर ही रहा होता है कि तभी वो कवि के चिल्लाने की आवाज सुनता है। तो करण सीधा कवि के पास जाता है जहाँ पर वो गुंडा कवि को मार रहा होता है। तो यहाँ पर करण उस गुंडे को कहता है कि कवि को छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो वो गुंडा कहता है अगर तुम इस लड़की की जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं इस लड़की की जान ले लूंगा। तो करण कहता है ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ पर इस लड़की को छोड़ दो। तो वो गुंडा कहता है तुम्हें क्या मैं पागल दिखता हूँ? अगर मैंने इस लड़की को छोड़ दिया तो तुम मुझे जान से मार डालूंगा, ये लड़की मेरे साथ जाएगी जब तक मैं यहाँ से सेफली बाहर नहीं निकल जाता। और इसी बात को लेकर इन लोगों में लड़ाई होने लगती है कि तभी वहाँ पर मोंग आकर उस गुंडे को गोली मार देता है और इसी तरह वो कवि और करण की जान बचा लेता है। एक्चुअली मोंग उस गांव का बहुत बड़ा जमींदार और अमीर आदमी होता है और वो वहां का बाप भी होता है। तो करण कवि से पूछता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? तो कवि कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं आई। तो करण कवि को सही सलामत देखकर राहत महसूस करता है, पर नच को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है, क्योंकि करण जिस तरह कवि की फिक्र कर रहा होता है उसने आज तक कभी भी उसकी फिक्र नहीं की होती। आगे करण मोंग को थैंक्स कहता है उनकी जान बचाने के लिए। तो मोंग कहता है इसमें थैंक्स कहने की कोई बात नहीं है, मैंने जो भी किया बस एक इंसानियत के नाते किया। तुम मेरे पड़ोसी हो और अगर मेरा पड़ोसी कोई प्रॉब्लम में होगा तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी हेल्प करूं, तो मैंने तुम्हारी हेल्प की। तो यहाँ पर करण कवि को कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है और इस जगह पर इधर उधर इस तरह घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए आगे से अपना ख्याल रखना। तो कवि कहती है ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे मोंग करण को कहता है गाँव में हमला होने की वजह से पूरा गाँव पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, किसी भी गाँव वाले के लिए रहने की कोई जगह नहीं बची है, इसलिए हमने सोचा है कि हम गाँव वालों के घर को फिर से बनाएंगे, इसलिए मुझे इस काम में तुम्हारे बंदों की जरूरत है। और मैंने चौन से भी इस बारे में हेल्प
हेल्प मांगी है। तो करण जैसे ये बात सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है क्या चॉन ने इस काम के लिए हामी भर दी है? तो मॉन्क कहता है हाँ उसने हामी भर दी है, बस उसने एक शर्त रखी है कि इस दौरान वो तुमसे कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि प्लीज यहाँ पर कोई लड़ाई मत कर। तो करण कहता है जब तक वो मुझसे उलझता नहीं मैं भी उससे नहीं उलझूंगा और इस काम में मैं आपका साथ दूंगा। तो मॉन्क खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है।